एपिसोड 88। आरोही ने जब देखा कि अधिवजय के फोन में उसके माँ बाप का नंबर ही नहीं था, तो उसने आज भी जैसे इस बारे में सवाल किया था, जिसका जवाब अधिवजय ने दिया, वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। आरोही ने फिर फोन में कुछ नंबरों को देखा, जिसमें सिर्फ दादी, राजदंश, कुमार, असिस्टेंट और साथ में उसका नंबर भी शामिल था। ये सब देखकर आरोही ने कहा, छोड़िए, अभी मुझे कुछ करना है। मगर अधिवजय ने उसे अपनी गोद से नहीं उतारा, तो आरोही ने झुककर टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया और उसमें से राजवीर और अनिका का नंबर निकालकर अधिवजय के फोन में सेव किया और अनिका जी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही अनिका की बोली, हेलो, कौन है? इस पर आरोही ने फोन को अधिवजय के कान से लगाया और बोली, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर अनिका बोली, आरोही, ये तुम हो क्या? और अधिवजय मुझसे बात करना चाहता है, वो बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ देर बाद वहाँ फैली खामोशी को तोड़ते हुए अधिवजय बोला, आज राज की शादी है, आप दोनों आज राजस्थान आ जाइए। ये सुनकर अनिका जी काफी ज्यादा हैरान हुई। उन्होंने फोन तक नहीं काटा। अधिवजय ने कॉल को डिस्कनेक्ट किया और फोन पर नाम देखा। मेरी प्यारी माँ। ये देखकर अधिवजय ने आरोही को घूर कर देखा। आरोही मुस्कुराई और बोली, उनका भी हक है कि उन्हें उनका बेटा प्यार दे, और क्या मुझे अपनी पत्नी का प्यार पाने का हक नहीं है? ये कहकर उसने अपने होंठ आरोही के कान के पास ले गया। आरोही ने उसके होठों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आप हमेशा प्यार की नहीं, दूसरी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। वैसे भी आपको प्यार तो सिर्फ अपनी सिया से था ना। ये कहकर आरोही अधिवजय की गोद से उठी और वहाँ से जाने लगी। आरोही ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, मगर अचानक उसे कुछ टाइम से शिया से जलन होने लगी थी। आखिर वो शिया अधिवजय का बचपन का प्यार थी, जिसके लिए उसने पूरी कायनात से लड़ने तक की हिम्मत की थी, और वो तो बस उसकी बीवी थी, जिससे अधिवजय ने सिर्फ अपनी दुश्मनी के चलते शादी किया। आरोही जब आगे बढ़ी तो अधिवजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही ने मुड़कर देखा। अधिवजय बोला, मैं तुमसे इससे पहले अधिवजय कुछ कहता, दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से नोक किया। आरोही ने उस तरफ देखा और बोली, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दरवाजा खोलना है। ये कहकर वो दरवाजे को खोलने लगी। बाहर राज खड़ा था, जिसने अभी सिर्फ पजामा पहना हुआ था। जब वो कमरे में आया तो उसकी नजर अधिवजय की नजरों से मिली। अचानक अधिवजय ने आरोही को हाथ से पकड़कर खींच लिया और उसके चेहरे को अपने सीने में दबाकर ठंडे लहजे में बोला, ये क्या बदतमीजी है? राज, तुम नंगे होकर यहाँ क्यों मंडरा रहे हो? तुम क्या छोटे बच्चे हो? ये सुनकर राज ने अपना सर खुजलाया। मामा जी, आप तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे कि मैं मामी जी के साथ। बस, इससे आगे कुछ नहीं, अधिवजय ने कोल्डली कहा, जिससे कि राज चुप हो गया। आरोही ने कसमसाते हुए कहा, अधिवजय, हमें छोड़िए, हमारा सिंदूर फैल जाएगा। ये सुनकर अधिवजय ने अपना हाथ आरोही के सर से हटाया। आरोही उसके सीने से अलग हुई और उसने अपने बालों को ठीक करते हुए राज को देखा और बोली, राज, तुम इस तरह क्यों घूम रहे हो? राज बोला, मामी जी, मुझे पता चला है कि दूल्हा खुद तैयार नहीं हो सकता, उसे उसका जीजा ही तैयार कर सकता है या फिर घर की औरतें। इस पर आरोही ने कहा, ये टॉपिक तो थोड़ा सीरियस है, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी को तो पता ही नहीं है कि आखिर दूल्हा तुम हो। ये सुनकर अधिवजय बोला, मैं मृत्युंजय को कॉल करता हूँ। इस पर आरोही ने जल्दी से कहा, नहीं, आप उन्हें कॉल मत कीजिए, हमें ये शादी चुपके से करनी है। अगर उन्हें पता चला तो वो राज की टांगे ही तोड़ देंगे। राज बोला, मामी जी, आप सही कह रही हो, क्यों ना आप दोनों मिलकर मुझे तैयार कर दो, आखिर आप दोनों मेरे लिए मेरे माँ बाप की जगह पर हो। इस पर आरोही ने कहा, राज, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मैं तुमसे छोटी हूँ। ये सुनकर अधिवजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, उसने तुम्हें जब माँ का दर्जा दिया है तो तुम क्यों उसकी बात नहीं मान रही हो? राज समझ रहा था कि अधिवजय ऐसा इसीलिए कह रहा था ताकि आरोही राज से अट्रैक्शन फील ना करे। भले ही राज आरोही जितना हैंडसम नहीं था, मगर वो एक एक्टर था, और एक्टर के चार्म से तो सुंदर से सुंदर लड़की पागल हो जाती है। और वही कहाँ, अधिवजय एक पत्थर की तरह कोल्ड रहता था। अपने मामा जी को जलते देख राज बोला, मामा जी, ये प्यार वाली लड़ाई आप रात में कर लीजिएगा, पहले मेरी शादी हो जाने दीजिए और कोई सॉल्यूशन बताइए। आरोही ने कहा, राज, हम ही तुम्हें तैयार कर देते हैं ना। ये सुनकर अधिवजय पीछे से जलन भरी आवाज में बोला, तुमने मुझे तो कपड़े पहनाने से मना कर दिया था, और अब तुम इसको कपड़े पहनाने वाली हो। राज ने अपने मुंह पर हाथ रखा और वो चुपके से हंसने लगा। आरोही चिढ़ते हुए बोली, अधिवजय, वो एक रस्म है, आप अब रस्म भी नहीं करने देंगे मुझे। ये सुनकर अधिवजय बोला, बिल्कुल नहीं, राज, निकलो यहाँ से और ढूंढो किसी और को। ये कहकर उसने राज के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का मारते हुए रूम से निकाल दिया। राज जिसकी शादी थी, उसे उसके घर के लोग स्पेशल फील कराने की बजाय उसे बेइज्जत कर रहे थे। अचानक उसे कुमार दिखा। उसने कुमार को पकड़ा और उससे कहा कि वो उसे कपड़े पहनाए, मगर कुमार भी तैयार नहीं हुआ। आखिर में राज के पास एक ही उपाय था, सौम्या की मदद लेना। उसने सोचा कि अब अधिवजय और मृत्युंजय के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई है, तो वो सौम्या के पास जा सकता है। इसीलिए उसने अपने कपड़े उठाए और मृत्युंजय के महल में चला गया। मृत्युंजय घर में डेकोरेशन को देख रहा था। जब उसने एंट्रेंस से राज को शर्टलेस आते हुए देखा तो उसकी भौहें चढ़ गई। उसने कहा, राज, आप इस तरह कैसे आ रहे हैं? यहाँ पर किसी की बहन बेटियां भी रहती हैं। राज बोला, वो जीजू। इतने में ही उसने अपने शब्दों को बदला। अगर वो अभी मृत्युंजय को जीजा कहता तो शायद उसकी अर्थी ही यहाँ से उठती। इसलिए उसने कहा, वो मृत्युंजय जी, एक्चुअली मैं हमेशा अपनी स्टाइलिश की मदद से तैयार हुआ हूँ।
इसीलिए मुझे ये ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर तैयार ही नहीं होना आता। क्या प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे? ये सुनकर वहां काम कर रहे सभी सर्वेंट्स ने अपनी अपनी नजरें उस ओर कर ली। मृत्युंजय कुछ देर रुका और बोला, ठीक है, इधर आइए। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। वो राज को एक कमरे में लेकर आया। कमरे में आते ही मृत्युंजय ने दरवाजे को बंद कर दिया। ये देखकर राज डर से कांप गया। उसने मृत्युंजय की ठंडी आंखों में देखा। मृत्युंजय आगे बढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। राज हकलाने लगा, वो मैं खुद। इस पर मृत्युंजय कुछ नहीं बोला। उसने शेरवानी को उठाया और राज को कपड़े पहनाना शुरू कर दिए। अचानक सौम्या, जो कि तैयारियां कर रही थी, उसे नौकरों ने बताया कि मृत्युंजय राज को एक कमरे में लेकर गया है। ये सुनकर सौम्या डर गई। उसे लगा कि कहीं मृत्युंजय राज को पिटने न लगे, क्योंकि उसने बीती रात बता दिया था कि राज मिस्टी से शादी करने वाला है। उसने जल्दी से दरवाजे को खटखटाया। मृत्युंजय ने दरवाजा खोला तो सौम्या को हड़बड़ाते हुए देखा। इस वक्त राज का चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर सौम्या को और घबराहट होने लगी। मृत्युंजय ने कहा, बाकी की चीज आप कीजिए। ये कहकर वो वहां से चला गया। सौम्या ने पूछा, राज, आपके साथ उन्होंने कुछ किया? राज बोला, दीदी, व्हाट डू यू मीन? उन्होंने मेरे साथ कुछ किया? आपको क्या लगता है बंद कमरे में दो आदमी क्या ही कर सकते हैं? ये सुनकर सौम्या बोली, राज, मजाक मत कीजिए और बताइए, क्या उन्होंने आप पर शक किया? राज बोला, ऐसा तो नहीं किया। आप जानती हैं मेरी एक्टिंग स्किल्स को, मैं आखिर एक सुपरस्टार हूँ। ये सुनकर सौम्या बोली, हाँ ठीक है, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, बारात का टाइम हो गया है। ये कहकर उसने राज के सिर पर पगड़ी बांधी। अचानक उसे याद आया कि रस्म के अनुसार उसे राज को एक पटले पर खड़े करके उसकी आंखों में काजल लगाना था। वैसे तो ये रस्में भाभी करती है, लेकिन राज की तो कोई भाभी ही नहीं थी, जिस वजह से सौम्या ने ही उसकी आंखों में काजल लगाई। राज ने अपनी आंखों को कई बार बंद किया और बोला, ये क्या है दी? ये सुनकर सौम्या बोली, एक रस्म है, अब जाओ यहाँ से। राज उस तरफ देखने लगा जहाँ मिस्टी का रूम था। सौम्या बोली, भाई साहब निकल लीजिए यहाँ से, वरना ऐसा ना हो कि आप दो पैरों पर चलकर ना जा पाए। राज ये सुनकर वहां से चला गया। वहीं आरोही की बातों की वजह से अद्विजय काफी डिस्टर्ब था, लेकिन जब से धानी उसकी जिंदगी में आई थी तब से उसे उदास रहने का हक ही नहीं था। धानी उसके पास होती तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट जगह बना लेती थी। इस वक्त धानी बिस्तर पर बैठी थी और उसने अपने पैर आगे फैलाए हुए थे। उसने अद्विजय को ये काम दिया था कि वो उसे सैंडल पहनाए। अद्विजय उसके पैरों में सैंडल पहना रहा था। धानी चमचमाती सैंडल पहनकर खड़ी हुई और उसने अपनी छोटी छोटी बाहें अद्विजय के गले में डालते हुए कहा, थैंक यू एंड आई लव यू डैडी, लव यू मोर देन माई रियल डैड। ये सुनकर अद्विजय का चेहरा डार्क हो गया और उसका ऑरा भी काफी खतरनाक हो गया। अद्विजय को हो गया है धानी से लगाव क्या होगा जब वो कभी धानी के असली पिता से मिलेगा। धानी ने जब कहा कि वो अपने असली पापा से ज्यादा अद्विजय को पसंद करती है तो अद्विजय का ऑरा काफी डार्क हो गया था। उसे धानी ने इस वक्त उस रियलिटी से सामना कर दिया था, जिस रियलिटी से वो भाग रहा था कि धानी उस अनजान इंसान की बेटी है जिसने आरोही को छुआ था। असल में उसे पहले इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आरोही को किसी ने छुआ था, मगर जब से वो आरोही के लिए पजेसिव हुआ था तब से वो किसी को आरोही के पास नहीं देखना चाहता था, राज और कुमार को भी नहीं। इसी बीच जब धानी ने देखा कि उसके डैड काफी ज्यादा गुस्से में है तो उसने पूछा, डैडी आपको क्या हुआ है? अद्विजय ने कहा, क्या आप अभी भी अपने रियल डैड से मिलना चाहती हो? ये सुनकर धानी ने कहा, डैडी असल में मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। डैडी वो मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए कि धानी इतनी बुरी है, पसंद नहीं करते? ये सुनकर अद्विजय बोला, धानी, मम्मा और डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और क्या डैडी आपको अच्छे नहीं लगते? ये सुनकर धानी ने ना में सर हिलाया और बोली, नो डैडी, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देख अद्विजय के दिल में गर्माहट फैल गई। वो फिर उसे लेकर बाहर आया। बाहर उसने देखा कि कुमार, आरोही और कुछ घर के नौकर नए कपड़ों में तैयार होकर खड़े थे। आरोही ने महल में काम करते नौकरों को भी नए कपड़े पहनने के लिए दिए थे, जिस वजह से वो नौकर काफी खुश थे। मगर अद्विजय को देखकर वो थोड़े डर गए कि कहीं वो उन्हें देखकर गुस्सा न करे। मगर अद्विजय ने उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और बोला, चलो। इस पर आरोही ने कहा, चलेंगे तो तब जब दूल्हा यहाँ होगा और न ही माँ पापा आए हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, वो मुंह दिखाई में आ जाएंगे, तुम यहाँ से जल्दी चलो। इस पर आरोही ने कहा, ठीक है, लेकिन दूल्हे राजा तो आए। ये सुनकर अद्विजय खामोश रहा। कुछ देर में एंट्रेंस से आवाज आई, दूल्हा इधर है। ये सुनकर सभी ने उसे और देखा। राज अपना हाथ उठाकर उन्हीं की ओर मुस्कुराते हुए आ रहा था। जब वो उनके पास आया तो उसने आरोही और अद्विजय के पैर छूते हुए कहा, तो चलिए शुरू किया जाए ये शुभ काम। ये सुनकर उसने एंट्रेंस से बाहर देखा जहाँ पर ढोल वाले खड़े थे, आरोही और वो सभी आगे बढ़े। मगर तभी आरोही ने कहा, राज, अगर तुम ढोल बजाकर बारात ले जाओगे तो तुम्हारे जीजा जी को सब पता नहीं चल जाएगा। ये सुनकर राज बोला, मामी जी, आपने ये बात कर मुझे टेंशन दे दी है, अब मैं क्या करूं? इस पर आरोही ने कहा, वैसे पड़ोसियों से पता क्यों नहीं करते कि वहाँ क्या चल रहा है? ये सुनकर राज बोला, ये अच्छा आइडिया है वैसे भी। मिस्टी ने कहा, है कि वो युग शादी करने से मना कर देगा तो मैं बारात लेकर तो जा ही सकता हूँ। ये सुनकर आरोही ने कहा, तो कॉल करो उसको। ये सुनकर राज ने जल्दी से अपना फोन निकाला और मिस्टी को कॉल किया। मिस्टी कॉल उठाकर हुए बोली, हाँ, वो लोग बारात लेकर आ गए हैं और मैं मंडप में भी आ चुकी हूँ। ये सुनकर राज खुश हो गया और उसने फोन काट कर कहा, मामी जी,
मामा जी चलिए, वक्त हो गया है वहाँ पहुँचने का। वो सभी बाहर निकले। बजाने के साथ ही राज डांस करने लगा और कुमार भी उसके साथ डांस करते हुए गोल गोल घूमने लगा। धानी भी उन लोगों को ज्वाइन कर ली। आरोही ने अद्विजय को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो बच्चों के मामा जी, आप डांस नहीं करेंगे? ये सुनकर अद्विजय बोला, बिल्कुल नहीं। इस पर आरोही ने कहा, धानी क्या आप अपने डैडी को डांस करने नहीं ले जाओगे? ये सुनकर धानी जल्दी से भाग कर आई और उसने और उचक कर अद्विजय के हाथ को पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगी। जब अद्विजय उन सबके बीच आकर खड़ा हो गया, तब भी वो ठंडा बर्फ के पहाड़ की तरह बस ऐसे ही खड़ा रहा। ये देखकर आरोही ने अपने सिर पर हाथ मारा और वो आगे गई। उसने अद्विजय के हाथ को पकड़ा और उसे डांस करने के लिए, डांस कराने के लिए उसने उसके हाथों को हिलाया। अद्विजय ने आरोही की कमर पर अचानक हाथ रखे और बोला, एक किस दो, तब मैं साथ डांस करूं। इस पर आरोही ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप तो अपने प्यारे भांजे की शादी में भी सौदा करने लगे। ये सुनकर अद्विजय बोला, बिजनेसमैन हूँ, रग रग में बिजनेस की बातें भरी हुई है। इस पर आरोही ने कहा, लगता है मुझे आपकी बिजनेस की बातें दिमाग से कुछ देर के लिए निकालनी होगी। ये कहकर उसने अपनी बाहें अद्विजय की गर्दन में डाली और उसे नीचे झुकाकर कान के पास चूमते हुए कहा, अब चलिए डांस कीजिए, मिल गई आपको रिश्वत। ये सुनकर राज अद्विजय के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि मुझे डांस ही नहीं आता। इस पर आरोही ने कहा, तो ये बिजनेसमैन फ्रॉड भी करना जानता है? ये सुनकर अद्विजय फिर से मुस्कुराने लगा। वही जब वो बारात लेकर पहुंचे तो वहां आए सभी मेहमानों की नजर उस ओर चली गई। वो सभी कंफ्यूज थे कि जब बारात पहले ही आ चुकी है, दूल्हा भी पहले आ चुका है, तो ये सब क्या था? क्या यहाँ दो दो लड़कियों की शादी थी? मगर मृत्युंजय की मिस्टी के अलावा तो कोई बहन ही नहीं थी और महल में भी कोई कुंवारी लड़की नहीं थी। वो सभी अचानक ढोल पर नाचना बंद कर देते हैं क्योंकि अचानक युग के आदमी उन लोगों के पास आ गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो आदमी क्यों आए हैं। अचानक उन सब लोगों ने राजकुमार को पकड़ लिया। जब धानी के पास बढ़े तो अद्विजय ने धानी को अपनी गोद में ले लिया और जलती हुई नजरों से उन लोगों को देखने लगे। मिस्टी चौकी जो कि मंडप में आकर खड़ी थी, उसने युग की तरफ देखा और उसने कहा, ये अब सब आ गया है, आप खड़े होकर शादी से इनकार क्यों नहीं कहते हैं? युग मंडप से खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए सभी को देखा और बोला, तो जैसा कि मेरी मिस्टी से हमारी मिस्टी प्रजापति से, जो कि प्रजापति इसकी इकलौती बहन है, लेकिन वो मृत्युंजय प्रजापति की सौतेली बहन है। मुझे डर है कि शादी के बाद कहीं मेरी पत्नी का हक उससे छीन न लिया जाए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिस्टर प्रजापति ये शादी होने से पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर आए और मेरी पत्नी के नाम 50% शेयर्स करें। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। मिस्टी ने गुस्से से युग को देखते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे मैंने कहा था कि तुम्हें बस यहाँ शादी करने से मना करना है, फिर ये 50% शेयर्स की बात कहाँ से आई? ये सुनकर ये युग बोला, मिस्टी की तुम्हारा हक है, तुम्हारी शादी होने के बाद अगर तुम्हारे भाई सा ने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया तो? इस पर मिस्टी बोली, हमारा यहाँ कोई हिस्सा है भी नहीं, ये सब कुछ भाई सा का है, समझे आप? ये सुनकर युग बोला, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मिस्टी बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम ये शादी करने के लिए खुद मना कर रहे हैं। ये सुनकर जल्दी से युग ने मिस्टी का हाथ पकड़ा और बोला, रुको, तुम ये शादी करने से मना नहीं कर सकती, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। ये सुनकर मिस्टी हैरान हुई, युग आपने हमें धोखा दिया, आपने कहा था कि आप इस शादी को करने से खुद इनकार कर देंगे ताकि हम राज से। ये सुनकर युग बोला, आपको क्या लगता है एक आदमी इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो मंडप से अपनी ही बारात को खाली वापस ले जाए? नहीं, ये बारात तो दुल्हन और प्रॉपर्टी दोनों के साथ जाएगी। ये कहकर वो बुरी तरह हंसने लगा और उसने मिस्टी का हाथ पकड़ लिया। मिस्टी ने अपना सर घुमाकर मृत्युंजय की ओर देखा, जो कि वहाँ सख्त एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। सौम्या मृत्युंजय को देखते हुए बोली, आप ये सब देखकर मिस्टी को प्रोटेक्ट करने क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सुनकर मृत्युंजय बोला, हमने बोला था कि अगर शादी से युग खुद मना करता है तो हम राज और मिस्टी की शादी होने देंगे, मगर युग ये शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर सौम्या परेशान हो गई और वो बोली, लेकिन वो एक तरह से लालची है, उसने भारी मंडप में प्रॉपर्टी की डिमांड की है। ये सुनकर मृत्युंजय बोला, इसमें गलत क्या है? वैसे भी हमारी बहन का हक है कि हम उसे उसकी 50% की शेयर्स दे दें, हम आज ही कर दें, जिसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सुनकर सौम्या बोली, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी बहन की शादी एक लालची इंसान से हो। आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि युग के इंटेंशंस क्या है। अगर आप मिस्टी की मदद नहीं करेंगे तो मैं चाहती हूँ। ये सुनकर मिथुन जा ने सौम्या का हाथ पकड़ा और बोला, रुको, आप मिस्टी के पास नहीं जाओगी। वही मिस्टी जिसका हाथ युग ने पकड़ा हुआ था वो चिल्लाई, राज हमें बचाइए, ये आदमी हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। ये सुनकर राज आगे बढ़ा, मगर युग के आदमियों ने उसे धक्का देकर पीछा कर दिया। ये देखकर अद्विजय आगे बढ़ा, उसने एक बॉडीगार्ड को लात मारी तो बाकी 4 बॉडीगार्ड उसके आगे खड़े हो गए। अद्विजय ने धानी को आरोही की गोद में दिया और फिर वो गुंडों को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने उन सभी आदमियों को मारना शुरू कर दिया। कुमार भी लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ा। जब राज ने सोचा कि वो तो दूल्हा है, अगर उसे मार पड़ी तो उसका सारा लुक खराब हो जाएगा, और वैसे भी वहाँ खड़े गुंडों के लिए तो अद्विजय काफी था। जब अद्विजय ने उन सभी गुंडों को मारा तो उसने मुड़कर राज को देखा। राज मुस्कुराते हुए बोला, मामा जी लगे रहिए। तभी धानी बोली, आपके साथ है बी स्ट्रांग। ये सुनकर अद्विजय ने अपना चेहरा
गुंडों की ओर किया और फिर एक एक गुंडे को जोर जोर से लात मारी और अपने हाथों में उन गुंडों के बाल पकड़कर उनके चेहरे को जमीन पर पटक कर मारा। उन गुंडों के नाक से कान से खून बहने लगा। ये सब देखकर युग घबरा गया और बोला, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम लोग यहाँ क्या मरने आए हो? ये सुनकर मिस्टी बोली, आप हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, हम बताएंगे पुलिस को कि यहाँ कौन गलत है। युग बोला, मिस्टी, हम दोनों की शादी होने वाली थी और आज हो भी रही है। तुम्हारे भाई राजी हैं, तुम राजी थी तो ये सब ड्रामा क्यों? इस पर मिस्टी बोली, हम तैयार नहीं हैं। ये कहकर उसने मृत्युंजय की ओर देखा, मगर मृत्युंजय उससे कुछ नहीं बोला। ये देखकर मिस्टी का दिल डूब गया। राज आगे बढ़ा और उसने युग से मिस्टी का हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये मेरी होने वाली पत्नी है, दूर रहो उससे। युग आगे बढ़ा और बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? ये कहकर वो राज को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी राज ने एक जोरदार लात उसके मुंह पर मारी, जिससे कि युग काफी दूर जाकर गिरा। युग की ये हालत देखकर उसके माँ पापा परेशान हो गए। वैसे तो वो मिस्टी को पसंद करते थे, मगर जब से पता चला था कि मिस्टी शादी से पहले किसी और आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उन्होंने ये शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन जब युग ने कहा कि वो इस शादी के बदले प्रजापति की आधी प्रॉपर्टी ले लेगा, तो वो सभी तैयार हो गए थे। लेकिन अपने बेटे को पीटता देख वो दोनों उसको उठाने के लिए दौड़े। मृत्युंजय की ओर देखते हुए अद्विजय बोला, मैं अपने भांजे का रिश्ता तुम्हारी बहन के लिए लेकर आया हूँ, क्या तुम इस रिश्ते को स्वीकार करते हो? ये सुनकर मृत्युंजय बोला, क्लियरली तुम रिश्ता नहीं बारात लेकर आए हो, तो अगर मैं ना करूँ तो क्या होगा? इस पर मिस्टी बोली, भाई साहब, हम राज से ही शादी करना चाहते हैं। मृत्युंजय मुस्कुराते हुए बोला, तो किसने रोका है, कर लो ये शादी। ये सुनकर मिस्टी कंफ्यूज हो गई। मृत्युंजय आगे बोला, हम चाहते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले, अपने लिए खुद स्टैंड ले, तो ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करें। आपको अब दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी हो गई है। ये सुनकर मिस्टी मुस्कुराई और बोली, भाई साहब, हम बड़े तो हो ही नहीं सकते जब तक हमारे बड़ों का हाथ हमारे सिर पर है। ये सुनकर सौम्या ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि कहीं युग जैसे गलत आदमी से मिस्टी की शादी ना हो जाए। राज ने खुश होकर मिस्टी का हाथ पकड़ लिया। आरोही ने आकर उन दोनों का गठबंधन किया। शादी की रस्में शुरू होने लगी। जब पंडित जी ने मिस्टी को 7 फेरों के साथ साथ वचन बताने लगे, तो मृत्युंजय ने आरोही का हाथ पकड़ा और बोला, मैं ये सारे वचन निभाऊंगा। इस पर आरोही ने कहा, मैं भी। शादी संपन्न होने के साथ जब उन्होंने सबसे पहले मृत्युंजय का आशीर्वाद लिया, तो मृत्युंजय बोला, हम पहले ही मिस्टी को उसका हक देना चाहते थे, जिसके लिए हमने पहले ही प्रॉपर्टी पेपर्स बनवा लिए है। इस पर मिस्टी बोली, भाई साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये सब आपका और भाभीसा का है। मृत्युंजय ने अपने आदमी को इशारा किया और वो पेपर लेकर आया। तभी जब उसने मिस्टी के हाथ में रखे, तभी मिस्टी ने पेपर्स को फाड़ दिया और बोली, हमारा बस आपके प्यार पर हक है, प्रॉपर्टी पर नहीं। भाई साहब, आप बस हमें हमेशा ऐसे ही प्यार कीजिएगा और हमारी हर गलती पर हमें डांट दीजिएगा। ये कहकर उसने मृत्युंजय को गले लगा लिया और वो रोने लगी। मृत्युंजय उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपका पति आपसे कुछ कदम दूर ही रहता है, आप यहाँ कभी भी आ सकती हैं। ये सुनकर मिस्टी बोली, लेकिन भाई साहब, एक दिन तो हम मुंबई चले जाएंगे ना, आपसे बहुत दूर। मृत्युंजय कुछ देर बाद बोला, तो आपके भाई साहब भी आपके पीछे आ जाएंगे मुंबई। ये सुनकर मिस्टी बोली, सच? मृत्युंजय ने अपना सर हाँ में हिलाया। खुशी खुशी मिस्टी की विदाई हो गई। जब वो नीलमणि महल पहुंची, तब तक अनिका और राजवीर की कार भी आ चुकी थी। उन्होंने ये सब देखा तो वो थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन जल्दी से उन्होंने फिर दुल्हन के स्वागत के लिए पूजा की थाल और कलश तैयार किया। उन दोनों ने सभी बारातियों के ऊपर फूल बरसाए और सबके माथे पर तिलक किया। आज अद्विजय उनके सामने से गया नहीं, उसने अपनी माँ से तिलक लगवाया। जब अनिका ने अद्विजय को तिलक लगाया तो उनका मन किया कि वो अद्विजय के माथे को पकड़कर चूम ले, मगर तिलक लगवाते ही अद्विजय जल्दी से वहाँ से चला गया। जब वो सभी अंदर आए तो मिष्टी जाकर सोफे पर बैठ गई और बोली, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? हम काफी ज्यादा थक गए हैं। ये सुनकर सभी मुस्कुराए। राज अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। उसने अपने बेडरूम को खोलकर उम्मीद से देखा कि उसका बेडरूम अच्छे से डेकोरेट हो चुका होगा, मगर रूम को वैसे ही खाली देखकर राज कंफ्यूज हो गया। अनिका जी और राजवीर जी उन सभी को वहाँ छोड़कर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चले गए थे। राज जल्दी से वहाँ हॉल में आया और बोला, मामी जी, मेरा बेडरूम अच्छे से तैयार क्यों नहीं हुआ है? आज मेरी सुहागरात है। इस पर आरोही ने कहा, तुम्हारा रूम सजाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर दुल्हन नई आई है तो उसके लिए बस एक नया बेडरूम तैयार करवाया गया है। ये सुनकर राज बोला, लेकिन शादी तो हम दोनों की हुई है ना, हमें एक रूम में रहना चाहिए मामी जी। इस पर आरोही ने कहा, अब एक रूम में रहने की जरूरत नहीं है। मिस्टी ने कहा कि वो अकेले अपने रूम में रहना चाहती है। ये सुनकर राज ने हैरान होकर मिस्टी की ओर देखा तो मिस्टी ने अपना सर दूसरी ओर मोड़ लिया। वो राज से थोड़ी खफा दिखी। ये देखकर राज बोला, लेकिन मामी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आज मेरी सुहागरात है, मैं अपनी बीवी के साथ समय बताना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ। आरोही ने कहा, क्या कहा? प्यार करना चाहते हो? भूल गए वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राज कंफ्यूज हुआ और बोला, तो क्या हुआ? मैं तो शादी से पहले भी उसके रूम में जाकर कई बार उसे प्यार कर चुका हूँ। इस पर आरोही की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? राज मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही कहना चाहता हूँ जो आपने सुना। हाँ, हमने कई बार वो सब किया है। इस पर आरोही ने कहा, झाड़ू कहाँ है? ये कहकर उसने कोने में कही जहाँ पर नौकर लोग झाड़ू वगैरह रखते थे, वो झाड़ू उठाकर लेकर आई। राज कंफ्यूज होकर बोला, मामी जी,
ये कौन सी रस्म है? इस पर आरोही ने कहा, अभी बताती हूँ कौन सी रस्म है। ये कहकर वो राज की तरफ दौड़ी। राज बोला, मामी जी आप क्या कर रही हैं? आरोही ने कहा, बेवकूफ, तुम जाकर ये सब कर रहे थे, भूल गए कि वो प्रेग्नेंट है। और मिस्टी, तुम्हें भी शर्म नहीं आई? अपने बच्चों को हार्म करना चाहती हो? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और